नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ MBBS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि स्टडी IQ ने आपके लिए शुरू की है खास सीरीज जिसका नाम है जिला दर्शन। और जिला दर्शन में हम मध्य प्रदेश के हर एक जिले से संबंधित खास बातों को आपके सामने बड़े क्लासिफाई मैनर में रखने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो बातें, वो फैक्ट याद रखना आपके लिए आसान हो, आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में बैठ जाएं। यहां पर उन पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, जो या तो किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या जहां से प्रश्न आने की संभावना होती है। साथियों, यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं कि हम हर एक तथ्य को यहां पर कवर अप नहीं कर रहे हैं, केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी बातों को आपके सामने रख रहे हैं। क्लासिफाई वे में बातों को आपके सामने रखा जा रहा है, जैसे किसी भी जिले से संबंधित ऐतिहासिक पक्ष, पर्यटन वाला पक्ष, भौगोलिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद, खेलकूद, प्रमुख व्यक्तित्व, अन्य तथ्य, ऐसे करके अलग अलग हिस्सों में उसे बांट के आपके सामने हम रख रहे हैं। आज का जो हमारा जिला है वो है शिवपुरी, मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग के अंतर्गत विद्यमान एक खास जिला साथियों, जो कि भगवान शिव के नाम से अपना नाम प्राप्त किया हुआ है, शिवपुरी। साथियों, यह जिला शक शासकों के सिक्के, सिंधिया राजवंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी और उनकी छतरियां, इसके अलावा माधव राष्ट्रीय उद्यान, अटल सागर परियोजना और नरवर के किले के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे शिवपुरी के बारे में बात करेंगे अलग अलग हिस्सों में इसको क्लासिफाई करके, जैसा कि हम बाकी के लेक्चर्स में भी करते आए हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि हम नक्शे के माध्यम से बातों को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। यहां पर शिवपुरी आपको यहां नजर आ रहा है, यह है आपका शिवपुरी। यदि इसे आप देखो तो भौगोलिक स्थिति तो हमने आपको बता दी कि भाई संभाग मतलब डिवीजन ग्वालियर आएगा। इसके अलावा हमने आपको पठार भी बता दिए कि भाई मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार और आंशिक रूप से, जी हां, आंशिक रूप से मालवा पठार, ये सारे पठार इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब ये इन सारे पठारों के अंतर्गत आता है। इसके अलावा यदि हम देखें किसी भी जिले में, दूसरा पक्ष हम देखते हैं कि ये पड़ोस के किन राज्यों की सीमाओं को स्पर्श कर रहा है, तो यहां पर आपको बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है, यहां और यहां, मतलब ये राजस्थान और ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता नजर आ रहा है। यहां से राजस्थान और यहां से उत्तर प्रदेश, मतलब शिवपुरी उन 6 जिलों में शामिल है मध्य प्रदेश के, जो एक से अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। बाकी के वो 5 जिले कौन से हैं जो एक से अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करते हैं शिवपुरी के अलावा, वो आप कमेंट करके बताएंगे, आपका होमवर्क है। साथियों, इसके अलावा यदि हम इसके पड़ोसी जिलों की बात करें तो यहां पे आपको नजर आ रहा है श्योपुर, यहां नजर आ रहा है ग्वालियर, ये नजर आ रहा है दतिया, यहां नीचे अशोकनगर और ये गुना, मतलब इन 5 जिलों से घिरा हुआ है, 2-2 राज्य की सीमाओं को स्पर्श कर रहा है। और इसके अलावा दोस्तों यहां पर ग्वालियर संभाग का भाग है और 3-3 पठारों के अंतर्गत ये अपनी उपस्थिति दर्ज किए हुए है। मतलब यहां सीधे आपको 5 फैक्ट क्लियर हो रहे हैं केवल नक्शे के माध्यम से। और इन 5 में यदि हम ये पड़ोसी जिले वाला पॉइंट हटा दें, क्योंकि ये लगभग नहीं पूछा जाता है, पर बाकी के जो 4 पॉइंट हैं कि कोई भी जिला किस संभाग में है, कोई भी जिला किस पठार के अंतर्गत है, कोई भी जिला किस पड़ोसी राज्य को स्पर्श कर रहा है, ये सारे पक्ष बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। बात करेंगे ऐतिहासिकता की, तो दोस्तों जैसा मैंने कहा भगवान शिव के नाम पर इसका नाम पड़ा है, तो सबसे पहला पॉइंट वही कि इस शहर का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया है। तो बिल्कुल सही। प्राचीन नाम इसका दोस्तों सिपरी हुआ करता था, सिपरी इसका प्राचीन नाम है। और ये जो क्षेत्र है दोस्तों, इसका इतिहास मुगल काल से शुरू माना जाता है। तो ये सब आपको नहीं करना है, पर आपको यह जरूर करना है कि इसका प्राचीन नाम, इसका एंशिएंट नेम सिपरी है और भगवान शिव के नाम पर ये इसका नाम रखा गया है। ये इसका एक दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। सेम बातें यहां पर इंग्लिश में मेंशन है, द सिटी इज नेम्ड आफ्टर लॉर्ड शिवा एंड अर्लियर नोन एज सिपरी। ये 2 बातें आपको यहां क्लियर होनी चाहिए। अब ऐतिहासिक पक्ष में मैंने आपको स्पष्ट किया था कि शक शासकों के सिक्के
और सिंधिया राजघराने की ग्रीष्मकालीन राजधानी के अलावा उनकी छतरियों के लिए भी यह प्रसिद्ध है। साथियों, यदि हम शक शासकों की बात करें तो आप सभी जानते हैं जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं वहां पर हम देखते हैं कि शक शासक बाहरी आक्रांता थे, फॉरेन इन्वेडर्स थे जिन्होंने इन्वेजन किया था। और कब आए थे ये लोग भारत? तो ये लोग आए थे पोस्ट मौर्यन पीरियड में, जिन्हें अपन मौर्योत्तर काल कहते हैं। तो दोस्तों, मौर्योत्तर काल में भारत में जो बाहरी आक्रांता आए थे, जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया था, उसमें सबसे पहले आप जानते हैं हिंद यूनानी आए थे, इंडो ग्रीक जिन्हें अपन कहते हैं। दूसरे नंबर पर आए थे शक, तीसरे नंबर पर आए थे पहलव और चौथे नंबर पर आए थे कुषाण। इन 4 ताकतों ने भारत पर आक्रमण किया था। उनमें शक दूसरे नंबर के थे। और जब हम बात करते हैं मौर्योत्तर काल मतलब पोस्ट मौर्यन पीरियड की, तो हम बात कर रहे होते हैं मौर्य काल के बाद की, जब मौर्य काल का पतन हो गया था, जहां मौर्य काल के अंतिम राजा बृहदत्त की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने करके शुंग वंश को, शुंग डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था। वहां से मौर्योत्तर काल, वहां से पोस्ट मौर्यन पीरियड शुरू हो गया था। मतलब मौर्य काल का पतन जहां हुआ वहां से पोस्ट मौर्यन पीरियड शुरू हुआ। और उस पीरियड में भारत जो है वो कई सारे छोटे छोटे क्षेत्रीय शक्तियों में, रीजनल पावर में बटा हुआ था। यहां पर शुंग थे, उसके बाद कण्व आए थे, फिर सातवाहन थे। और चूंकि भारत कई हिस्सों में बटा हुआ था, डिसइंटीग्रेटेड था, तो ऐसी स्थिति में बाहरी आक्रांताओं ने, बाहरी इन्वेडर्स ने इन्वेजन किया था, आक्रमण किया था। उनमें हिंद यूनानी मतलब इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण ये सब शामिल थे। तो शक जो है वो मौर्योत्तर काल में आए हुए आक्रांता हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरी जरूरी बात ये है दोस्तों, ये जो शक हैं ये जब भारत आए थे तो भारत आने के पहले ये 5 शाखाओं में बट गए थे। इन शकों की कुल 5 शाखाएं, कुल 5 ब्रांचेस थी। उनमें एक थी अफगानिस्तान, मतलब एक इनकी शाखा अफगानिस्तान चली गई थी, और बाकी की 4 शाखाएं भारत आई थी, जहां पर एक शाखा इनकी तक्षशिला गई थी, एक शाखा इनकी मथुरा गई थी, एक शाखा इनकी मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में आई थी, उज्जैन क्षेत्र में, और एक शाखा इनकी नासिक गई थी, मतलब महाराष्ट्र। ये जो तक्षशिला वाली इनकी शाखा थी, इसका राजा माउस था, माउस। ये जो मथुरा वाली इनकी शाखा थी, इसका राजा राजुल था, राजुल। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो शाखा थी और नासिक की जो शाखा थी, मध्य प्रदेश वाली शाखा को कार्दमक शाखा कहा जाता है, कार्दमक। और जो नासिक वाली शाखा है इसे क्षहरात्र शाखा कहा जाता है। यह आपको क्लियर होना चाहिए। तो कार्दमक शाखा और क्षहरात्र शाखा ये 2 अलग अलग शाखाएं यहां पर स्थापित हो गई थी, यह आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये जो कार्दमक शाखा थी ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, ये नासिक शाखा में क्षहरात्र शाखा थी, और ये जो मध्य प्रदेश वाली शाखा थी, यहां का जो पहला राजा था उसका नाम था चष्टन। ये जो चष्टन है ये अल्प आयु का था, ये अपनी मां यशोमती के माध्यम से शासन करता था। इसी शाखा में एक और जो राजा आए थे वो थे रुद्रदामन। ये रुद्रदामन वही है जिन्होंने सुदर्शन झील के लिए भी काम किया था। वही सुदर्शन झील जो सौराष्ट्र क्षेत्र में, गुजरात क्षेत्र में, जूनागढ़ के पास चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी। और ये वही रुद्रदामन है जिन्होंने शुद्ध संस्कृत का पहला इंस्क्रिप्शन, पहला अभिलेख तैयार किया था, वो भी जूनागढ़ से मिलता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा ये जो क्षहरात्र शाखा है नासिक की, इसका पहला किंग था भूमक, दूसरा इसका इंपॉर्टेंट किंग था नहपान। यह आपको क्लियर होना चाहिए। और ये नहपान वही किंग था जिसको भारत में उस समय जो महाराष्ट्र क्षेत्र के ही आसपास जो सातवाहन वंश था उसके राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी ने हराया था। इस नहपान को गौतमीपुत्र ने हराया था। क्यों? क्योंकि भारत के हिस्सों में बटा हुआ है, यहां पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग शाखाएं, अलग अलग राजवंशों का शासन चल रहा है, और उसी वक्त ये विदेशी आक्रांता भारत आए हुए हैं।
ये आपको क्लियर होना चाहिए। खैर, तो इनके बीच आपस में संघर्ष हो रहा है। तो जो इनकी नासिक शाखा थी, उसका जो राजा नहपान था, उसको भारत का जो देसी राष्ट्र, भारत के जो राजवंश में से एक था सातवाहन, उसके राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी ने हराया था। ये आपको क्लियर होना चाहिए। खैर, तो इन राजाओं के सिक्के, इन शकों के सिक्के मिले हैं मध्य प्रदेश से। देखें यहां पर, तो जो शक वंश है उसमें जो क्षैरात्र शाखा भी मैंने आपको बताया जो नासिक क्षेत्र में थी, उसका जो राजा भूमक था, उसके सिक्के त्रिपुरी से, त्रिपुरी बोले तो आपके महाकौशल मतलब जबलपुर क्षेत्र। वहीं जो नहपान शासक था, जिसे गौतमीपुत्र सातकर्णी ने हराया था, उसके सिक्के आपको शिवपुरी से मिलेंगे। तो त्रिपुरी को तो अपन जबलपुर में देखेंगे, पर एक बात आपको स्पष्ट रहे कि नहपान के सिक्के, जो शक शासक है क्षैरात्र वंश का, नासिक क्षेत्र का, उसके सिक्के भी शिवपुरी में मिले। दूसरा, ये जो कार्दमक शाखा मैंने आपको बताई जो मालवा उज्जैन क्षेत्र में थी, इसका जो पहला राजा था चष्टन, उसकी मुद्राएं भी शिवपुरी और उज्जैन से मिली हैं। तो उज्जैन के अलावा शिवपुरी भी याद रखेंगे। और ये जो इसी वंश का राजा रुद्रदामन था, जिसका शुद्ध संस्कृत का अभिलेख हम देखते हैं, उसके भी सिक्के, वो भी तिथि युक्त सिक्के जिसमें तिथि डेट मेंशन है, वो शिवपुरी से ही प्राप्त हुए। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि शकों की 2 शाखाओं के राजा और टोटल 3 राजाओं के सिक्के शिवपुरी से मिले हैं, भूमक के, सॉरी नहपान के, चष्टन के और रुद्रदामन के। ये आपको क्लियर रहे। साथियों आगे बढ़ेंगे। यही बात यहां पर इंग्लिश में मेंशन है शक डायनेस्टी की, कि क्षैरात्र में कॉइन्स ऑफ भूमक फाउंड फ्रॉम त्रिपुरी। इसके अलावा त्रिपुरी यहां शिवपुरी में इंपॉर्टेंट नहीं, पर जो नहपान है उसके सिक्के शिवपुरी से मिले। इसके अलावा कार्दमक डायनेस्टी, कॉइन्स ऑफ चष्टन फ्रॉम शिवपुरी एंड उज्जैन। इसके अलावा रुद्रदामन, इनके कॉइन्स शिवपुरी में मिले हैं जो कि तिथि युक्त थे, डेटेड थे। खैर, ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि शक शासकों के सिक्के शिवपुरी से मिले। इसके अलावा मैंने कहा था सिंधिया राजवंश जो है उसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी शिवपुरी थी। बिल्कुल थी साथियों। सिंधिया ने ग्वालियर गुना क्षेत्र पे तो शासन किया, आप जानते हैं, पर इन्होंने और इनके माधवराव सिंधिया प्रथम ने शिवपुरी को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। इन्हें अंग्रेजों ने सर की उपाधि भी दी थी, माधवराव सिंधिया का हो या माधवराव प्रथम का हो, ठीक, इन्हें सर की उपाधि दी थी। और इन्हीं की छत्रियां यहां पर विद्यमान है शिवपुरी में। माधव विलास पैलेस भी विद्यमान है। चलिए, यही बात यहां इंग्लिश में मेंशन है, माधवराव सिंधिया फर्स्ट मेड शिवपुरी समर कैपिटल। यह आपको क्लियर होना चाहिए। और इन्हीं को टाइटल ऑफ सर दिया था अंग्रेजों ने। यह आपको सब क्लियर होना चाहिए दोस्तों। यहां पर आपको पता रहे कि जो सिंधिया राजवंश है उनकी छतरी भी आपको शिवपुरी क्षेत्र में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जब हम देखते हैं 1857 की क्रांति, आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ जब 1857 की क्रांति हुई थी तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों के नेतृत्व में इस क्रांति को आगे बढ़ाया गया था। तो जो कानपुर क्षेत्र है वहां से नाना साहब के नेतृत्व में उसको आगे बढ़ाया गया था। और उनका साथ जो दे रहे थे वो थे तात्या टोपे। और उन तात्या टोपे को साथियों पकड़वा दिया था शिवपुरी के घने जंगल में उनके मित्र मानसिंह के द्वारा। यह आपको पता होना चाहिए कि पहली बात तो कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस क्रांति में शिवपुरी से कब शुरुआत हुई थी, तो 20 जून से शुरुआत हुई थी। मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र ने इस क्रांति में बड़ी भूमिका निभाई थी, जिसमें उज्जैन था, इंदौर था, महू था, शिवपुरी था, ग्वालियर था। उनमें शिवपुरी में विद्रोह 20 जून 1857 को हुआ था। और कानपुर में नाना साहब जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, उनकी सहायता जो कर रहे थे तात्या टोपे, उन तात्या टोपे को शिवपुरी के जंगल में मेजर मीडे ने राजा मानसिंह की सहायता से पकड़ लिया था और उन्हें फांसी दे दी गई थी। फांसी उन्हें 18 अप्रैल 1859 को दी गई। ये दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति शिवपुरी में कब हुई, तो 20 जून 1857 को हुई। और तात्या टोपे को कहां पकड़ा गया, शिवपुरी के घने जंगल से पकड़ा गया। राजा मानसिंह के सहयोग से मेजर मीडे ने पकड़ा और शिवपुरी में ही उन्हें फांसी दी गई थी। ये तात्या टोपे जी, ये आपको क्लियर होना चाहिए। देयर वॉज ए रेबेलियन इन शिवपुरी ऑन 20th June 1857
इसके अलावा ऑन 18th अप्रैल 1859 तात्या टोपे वॉज कैप्चर्ड इन द फॉरेस्ट ऑफ शिवपुरी बाय मेजर मीडे विद द हेल्प ऑफ मान सिंह एंड हैंग्ड इन शिवपुरी। ये सारी बातें आपको स्पष्ट होनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई दोस्तों ऐतिहासिक पक्ष की, जहां पर हमने देखा कि किस तरह शिवपुरी क्षेत्र शक शासकों के सिक्के, इसके अलावा सिंधिया राजवंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी और उनकी छत्रियां, और 1857 की क्रांति और शिवपुरी में तात्या टोपे साहब की शहादत के लिए जाना जा रहा है। इसके अलावा भौगोलिक क्षेत्र की हम बात करें, जो हम नक्शे में ऑलरेडी देख चुके हैं कि शिवपुरी के जो पड़ोसी जिले हैं उनमें गुना, अशोकनगर, श्योपुर, ग्वालियर और दतिया। श्योपुर, ग्वालियर, दतिया शिवपुरी के उत्तर में थे, नॉर्थ में थे, और गुना, अशोकनगर नीचे थे। साथियों, पड़ोसी राज्य हम देख चुके हैं यूपी और राजस्थान। पठार हम देख चुके हैं, मालवा का पठार आंशिक रूप से मालवा के पठार में भी था, मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड का पठार। ये तीन पठारों में अपनी उपस्थिति दर्ज किए हुए है। संभाग की हम बात कर चुके हैं पहले भी कि ग्वालियर संभाग के अंतर्गत ये आता है। बाकी साथियों, यदि हम तहसील की बात करें तो देखिए, मैं हमेशा आपको क्लियर करता हूं कि किसी भी जिले से संबंधित आप हर एक तहसील को रट नहीं सकते, याद नहीं कर सकते, पर आपको उन खास तहसीलों का नाम पता होना चाहिए जो पूछी जा सकती हैं कि बताइए ये क्षेत्र किस जिले से संबंधित है। तो यहां पर आपको क्लियर हो कि एक कोलारस, एक बदरवास, इसके अलावा करेरा, नरवर और पिछोर, ये 5 नाम आपको दिमाग में रखना ही है। ठीक है, नरवर, करेरा, पिछोर, बदरवास और कोलारस, ये आपको ध्यान में रखना है। शिवपुरी संबंधित है। नदियों की बात करें तो महुअर, पाहुज, कुनो और कुंवारी नदी यहां पर विद्यमान है। परियोजना की बात करें, रिवर प्रोजेक्ट की बात करें तो मड़ीखेड़ा परियोजना, लोहार परियोजना, पिछोर और मोहनी सागर परियोजना यहां पर विद्यमान है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। दोस्तों, ये जो मड़ीखेड़ा है, इस मड़ीखेड़ा के बारे में थोड़ी डिटेल यहां पर दी हुई है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, हर एक की डिटेल हमने नहीं दी, पर उसकी डिटेल दी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। मड़ीखेड़ा की बात करें तो मड़ीखेड़ा परियोजना आपकी सिंध नदी पर है। यह शिवपुरी मोहनी सागर तट पर है। यहां 60 मेगावाट की बिजली उत्पादित होती है। 2008 में यह शुरू हुई और इसे अटल सागर परियोजना भी कहा जाता है। साथियों, यह भी आपको क्लियर होना चाहिए। यह इसका पिक्चर आपको यहां पर नजर आ रहा है। वहीं यदि हम बात करें तो जैसे हमने मुरैना वाले लेक्चर में देखा था, बिल्कुल वैसे ही शिवपुरी में भी कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। शिवपुरी में भी थॉर्नी ट्री पाए जाते हैं जो कि सर्वाधिक है यहां पर। और देखिए, शिवपुरी, मुरैना, भिंड मतलब मध्य प्रदेश का उत्तर और उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में इसी तरह के पेड़, कटीले पेड़, थॉर्नी ट्री पाए जाएंगे। उसका रीजन है यहां पर 50 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होना। जहां पर भी 50 सेंटीमीटर से कम की वर्षा होती है वहां पर इसी तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये मैंने आपसे स्पष्ट किया था इंट्रोडक्शन में कि माधव राष्ट्रीय उद्यान भी शिवपुरी में है, ये मैंने आपको बताया था। तो इसकी यदि हम डिटेलिंग देखें तो इसकी स्थापना 1958-59 में हुई थी, 58-59 में। और यहां से जो आपका NH3 है, जो आगरा मुंबई राजमार्ग है, इसके अलावा जो NH25 है, जो शिवपुरी झांसी है, ये निकल रहे हैं। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान NH3 और NH25 नेशनल हाईवे के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा जॉर्ज केसल का किला यहां पर है, यह भी आपको क्लियर रहे। ये सब पॉइंट यहां आपको स्पष्ट होने चाहिए। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका, नेशनल पार्क है आपका, ये सोन चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है और यहां पर इसे पर 10,000 रुपए का इनाम भी है। मूलतः ये जो क्षेत्र है, खासकर माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये सिंधिया या जो ग्वालियर के महाराज थे उनके शिकार का, उनके हंटिंग का लिए भी एक प्रमुख प्लेस था। साथियों, यहां पर यदि हम बात करें तो मनिहारी नदी पर कई बांधों का निर्माण हुआ है। ठीक है, यहां पर सांग सागर, जाधव सागर, माधव तालाब का निर्माण है। ठीक, तो मनिहारी नदी पता रहे, सांग सागर, जाधव सागर और माधव तालाब पता रहे। इसके अलावा ग्वालियर महाराजा के शाही शिकार का स्थल मैं आपको बता चुका हूं और राष्ट्रीय उद्यान में मगर सफारी की शुरुआत की गई।
मगध सफारी की शुरुआत किस राष्ट्रीय उद्यान में की गई? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में। साथ ही इसके अलावा करेरा पक्षी अभ्यारण्य भी यहां पर है। और जो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है दुग्धराज, वो यहां दिखाई देता है। ये आपको क्लियर है। बाकी तो विशेष शिवपुरी के बारे में आपको पता है कि प्रदेश का न्यूनतम तापमान यहां पर होता है, परंतु यदि आप 2002 के बाद से देखें तो सबसे कम तापमान उमरिया का भी रहा है। ठीक है। और मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को आप जानते ही हो सियाला कहा जाता है। सियाला नाम से शीत ऋतु मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। तो जो शिवपुरी है वो सबसे कम तापमान के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि 2002 के बाद उमरिया क्षेत्र में भी कम तापमान की स्थिति देखी गई, जैसा मैंने कहा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां पर साथियों यदि हम पर्यटन की बात करें तो यहां पर नरवर का किला विद्यमान है। और देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि भाई कुछ कुछ प्लेस ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो किस शताब्दी में तैयार हुए हैं। नरवर का किला शिवपुरी में है, जिसे 10वीं शताब्दी में राजा नल ने तैयार किया था, जो कि कछवाह वंशी शासक थे। और राजा नल के जो बेटे हैं ढोला, उनका दरबार बड़ा प्रसिद्ध है। और ये जो क्षेत्र है, जो किला है, बिंद की पहाड़ी में अवस्थित माना जाता है। ये किले का आपको पिक्चर भी यहां पर नजर आ रहा है। दोस्तों आप यदि ये पूरे नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि @SUNEEL सुनील और SHROTI श्रोती, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। यहां पर आपको ये जो जिला दर्शन सीरीज हमारी चल रही है, इसके नोट्स पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यही बात यहां पर इंग्लिश में मेंशन है दोस्तों। नरवर फोर्ट लोकेटेड इन शिवपुरी, 10th सेंचुरी, राजा नल, कछवाहा डायनेस्टी। इसके अलावा राजा नल के जो बेटे हैं ढोला, उनका दरबार बड़ा फेमस है, कोर्ट ऑफ राजा नल्स सन ढोला। और ये बिंद हिल में सिचुएटेड है। ये पॉइंट आपको स्पष्ट होने चाहिए। बाकी यहां पर अलग अलग छत्रियां, अलग अलग समाधि स्थल तो हैं ही। अब जैसे हम बात करें महारानी सांख्यराजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया, इनकी छत्रियां हैं यहां पर। कहां पर है? सांख्य सागर में। और ये जो माधवराव सिंधिया हैं, इनकी छतरी को, इनके समाधि स्थल को शिवपुरी का ताजमहल भी कहते हैं। तो आपसे कभी पूछा जाए शिवपुरी का ताजमहल किसे कहते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और यह भी पूछा जा सकता है कि सिंधिया राजवंश के किस किस व्यक्तित्व, किस किस पर्सनालिटी की यहां पर छत्री या समाधि स्थली विद्यमान है, तो सांख्यराजे सिंधिया जी और माधवराव सिंधिया जी। अच्छा, इसके अलावा माधवराव सिंधिया प्रथम है ये, ठीक है, माधवराव सिंधिया। अच्छा, इसके अलावा यह भी ध्यान रहे कि वो सांख्य सागर में। तात्या टोपे साहब जो है, उनकी जो स्थली है वो जाधव सागर में है, शिवपुरी में, पर जाधव सागर में, ये याद रखना। और पीर बुधान का जो मेला है और जो पीर बुधान का जो क्षेत्र है वो भी सांख्य सागर शिवपुरी। तो याद रहे शिवपुरी में तो है, पर सांख्य सागर में कौन है और जाधव सागर में कौन है। छत्रियों की जैसा मैंने बात कही आपसे, यहां पर सिंधिया राजवंश की छत्रियां विद्यमान है, ठीक है। और ये उसके पिक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं जो संगमरमर से, मार्बल से अलंकृत है। और यहां पर महारानी सांख्यराजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया फर्स्ट, इनका क्षेत्र, इनकी छतरी विद्यमान है। यह आपको नजर आ रहा है। हो, एक जिला एक उत्पाद। क्या है एक जिला एक उत्पाद? पिछले इतने सारे लेक्चर्स में मैं बता चुका हूं भाई, मध्य प्रदेश के हर एक जिले से संबंधित जो उत्पाद है, जो वहां की खासियत है, जो वहां बहुत ज्यादा या अच्छी मात्रा में होता है, उस उत्पाद को, उस प्रोडक्ट को उस जिले के नाम के साथ प्रमोट किया जाना, उस डिस्ट्रिक्ट के नाम के साथ प्रमोट किया जाना, ताकि उस प्रोडक्ट की जब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर डिमांड बढ़े तो साथ में यह भी पता रहे कि यह प्रोडक्ट अच्छा तो है, पर किस जिले का यह वाला प्रोडक्ट अच्छा है, ताकि उस जिले से उस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, उस जिले में, उस डिस्ट्रिक्ट में प्रोडक्शन बढ़े, लोगों को रोजगार में। दोस्तों, तो एक जिला एक उत्पाद मध्य प्रदेश के शिवपुरी के कपड़ा जैकेट को शिवपुरी की पहचान के रूप में एक जिला एक उत्पाद की कैटेगरी में शामिल किया गया है। यह भी आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी यदि हम अन्य तथ्य, अदर फैक्ट्स की बात करें
तो इसका प्राचीन नाम तो हम पीछे भी देख चुके हैं, सिपरी। यहां पर कत्था कारखाना शिवपुरी और बानमोर में है। यहां पर प्रादेशिक वन स्कूल भी है, फॉरेस्ट से रिलेटेड स्कूल है स्टेट लेवल का शिवपुरी में। यह भी आपको पता रहे, स्टेट फॉरेस्ट स्कूल शिवपुरी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होगा कि जो मंडला जिला है उसका जो एक गांव है, उसका जो एक विलेज है चुटका, वहां पर मध्य प्रदेश का पहला और देश का 7वां परमाणु विद्युत घर स्थापित किया गया। मतलब परमाणु से विद्युत ऊर्जा पैदा हो रही है, एटॉमिक एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा हो रही है। अब आप बोलोगे कि शिवपुरी में आप मंडला का क्यों बता रहे हो, तो मध्य प्रदेश के मंडला के चुटका गांव में मध्य प्रदेश का पहला और देश का 7वां परमाणु विद्युत घर लगा है। पर यदि हम बात करें शिवपुरी में, तो मध्य प्रदेश का दूसरा परमाणु ऊर्जा घर यहां के भीमपुर गांव में प्रस्तावित है और इसकी क्षमता होने वाली है 2800 मेगावाट। जो मंडला वाला है उसकी क्षमता तो 1400 मेगावाट, यहां पर कैपेसिटी 2800 मेगावाट होने वाली, ये भी पता रहे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बानमोर मतलब मुरैना और शिवपुरी में एक जनजाति खेरवार जनजाति, एक ट्राइब है खेरवार। ये क्या करते हैं, ये खेर नाम का जो पेड़ है, ट्री है, उससे कत्था निकालते हैं, उसका व्यापार करते हैं। चूंकि ये लोग खैर पेड़ से, खैर ट्री से कत्था निकाल रहे हैं, इसलिए उनका नाम खैरवार हुआ। बाकी साथियों, जो भारत के पश्चिम पूर्व वाला जो क्षेत्र है, जो गलियारा है NH-27, जो वेस्ट टू ईस्ट को जोड़ रहा है, जो सिलचर से पोरबंदर को जोड़ रहा है, वो मध्य प्रदेश के शिवपुरी से होकर गुजरता है। इसके अलावा जो हवाई पट्टियां हैं मध्य प्रदेश में, उनमें से आप जानते हो जो 2 हवाई पट्टी हैं वो सेना की है। उनमें से एक तो BSF की है जो ग्वालियर में है, ग्वालियर के टेकनपुर में है, और एक ITBP की है शिवपुरी में। जी हां, मतलब 2 हवाई पट्टियां सेना से संबंधित है मध्य प्रदेश में। एक ग्वालियर में, ग्वालियर के टेकनपुर में BSF से संबंधित, और एक मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ITBP से संबंधित हवाई पट्टी। आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी मध्य प्रदेश का पहला बालिका शारीरिक प्रशिक्षण कॉलेज भी शिवपुरी में है दोस्तों। तो ये शिवपुरी भी हो गया। ऐतिहासिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, भौगोलिक पक्ष, पर्यटन वाले पक्ष, एक जिला एक उत्पाद, अन्य तथ्य, ये सब मैंने क्लासिफाई करके आपके सामने रखे। सेशन कैसे लग रहे हैं कमेंट करके फीडबैक दें, लाइक शेयर जरूर करें पसंद आ रहा हो तो, और इसका PDF प्राप्त करने के लिए मेरे से जुड़े @सुनील श्रोती SUNEL SHROTI इस टेलीग्राम ID पे जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।